अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन से रिलेटेड है। मतलब कि इसमें जो है हमारी मिक्सचर की सेटिंग कैसे होगी, किस तरीके से करेंगे। ये हमारा इंजन जो है वो लीन पे स्टार्ट होता है। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका था, तो उसमें भी जो है हमने एक सेटिंग की थी, क्योंकि इंजन जिस तरीके से पुराने होते रहते हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो भी चेंज होता रहता है उनके साथ ही साथ। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हमें जो है इंजन को जब मैनुअल स्टार्ट करना है, तो मैनुअल स्टार्ट करने के लिए जो है जो सर्विस सिलेक्शन है उसको हमें मैनुअल पे रखना पड़ेगा, और डिमांड जो है उसे हमें ऑफ़ ही रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है सबसे पहले हमें जो है इंजन को लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद जो है हम जाएंगे इंजन स्टार्ट में। ठीक है, जब हम इंजन स्टार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें जो है जो मिक्सचर है उसे हमें जो है मैनुअल पोजीशन पे रखना पड़ेगा। और मैनुअल पोजीशन पे रखने के बाद जो है सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी जो वैल्यू है वो इसे मैं 16 की दूँगा, और 16 की वैल्यू देने के बाद जो है इस पे जो है मैं स्टार्ट की कमांड दूँगा। अच्छा, तो फर्स्ट स्टार्टिंग कमांड में जो है सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग का। ठीक है, अब इसका ये मकसद है कि आपका जो है ऑयल लुब्रिकेशन पंप जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो है थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अब इसे जो है हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इस पर जो है 16 की वैल्यू रखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो अभी जो है मैं स्टार्ट का बटन दबाने की कोशिश करूँगा, और जो है वैल्यू जो है वो हमारी 16 की है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 पॉइंट जो है वो मैं बढ़ाता जाऊँगा। जैसे कि 16 है तो 18 करूँगा, 18 है तो 20 करूँगा, 20 के बाद जो है मैं 22 करूँगा। तो 22 से क्या होगा कि हमारा इंजन जो है वो फुल आरपीएम पर आ जाएगा, और हमारा इंजन जो है इसी तरीके से जो है मैनुअल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है डायनी XC3 के मेन ओवरव्यू के बारे में है। तो सबसे पहले जो है हम इंजन स्टार्ट प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंडिकेटर का जो मतलब है वो है आपका इंजन स्टार्ट है, सेकंड का है आइडियल मोड पे, और थर्ड का मतलब है कि ब्रेकर क्लोज हो चुका है, और फोर्थ का जो मतलब है वो आपका लिनक्स जो है वो ऑपरेट हो चुका है, और फिफ्थ का मतलब ये होता है कि आपका जो लोड है वो 95% पर आ गया है, तभी ये जो है इंडिकेटर जो है इंडिकेट करेगा। तो अभी हमारा लोड जो है वो 95% पर नहीं है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ सिंबल्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो सबसे पहले हमारी रियल पावर आती है, उसके बाद रिएक्टिव आती है, उसके बाद अपीरेंट पावर आती है, उसके बाद जो है हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज, उसके बाद जो है हमारा पावर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलें तो ये हमारा जनरेटर है, और इसके ऊपर जो है हमें आरपीएम शो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इंजन जो है 1500 आरपीएम पे चलता है। उसके बाद जो है ये हमारे जनरेटर का ब्रेकर है, उसके बाद जो है ग्रेट, और ये ग्रेट का ब्रेकर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो और भी मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो ग्रीन लाइन है ये हमारी इनटेक की लाइन है, और इसके साथ जो येलो लाइन है ये टोटली जो है हमारी गैस की लाइन है, और इसके साथ जो है एक हमारा मिक्सचर है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर की परसेंटेज है वो 15.8% पे ऑपरेट हुआ है। ठीक है, और अच्छा, तो इसके बाद जो है हम अपनी मिक्सचर लाइन को जो है वो ट्रेस आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला सिंबल जो है हमारे मतलब टर्बो चार्जर का आ जाता है, एक कंप्रेसिंग पॉइंट है और एक इसका टरबाइन है। ठीक है, तो टरबाइन से हमारी एग्जॉस्ट जो है वो आउट होती है, और कंप्रेसिंग से जो है हमारी मिक्सचर इन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोर का सिंबल आ जाता है, उसके बाद जो है एक्चुएटर में जाती है, एक्चुएटर के बाद जो है हमारे इंजन में जाती है। तो यहाँ पे एक्चुएटर जो है हमारा 100% है, और चार्ज टेम्परेचर 45.8 है, और इसके नीचे जो है हमारे पास बूस्ट प्रेशर आ जाता है, जो कि 2.31 बार का प्रेशर मतलब कि जो इंजन को नीड है। तो उस हिसाब से जो है हमारा जो है जो मिक्सचर जो है वो बूस्ट प्रेशर के थ्रू जो है हमारे इंजन में जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक बाईपास है जो कि हमारे टर्बो चार्जर को बाईपास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा टर्बो बाईपास है, तो जिसकी परसेंटेज में जो है वेरिएशन होती है, जब के लोड जैसे ही लोड में वेरिएशन होती है तो उस तरीके से जो है इसमें भी वेरिएशन होती रहती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे देखते हैं तो ये हमारा जो है जैकेट वाटर टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जैकेट वाटर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑयल है, ऑयल का टेम्परेचर और ऑयल का प्रेशर। अच्छा, तो उसके बाद जो है और भी मजीद काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमारा एग्जॉस्ट टेम्परेचर आ गया है। ठीक
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है और मज़ीद देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे टर्बोचार्जर की टरबाइन साइट है, जहाँ से हमारा एग्जॉस्ट जो है वो आउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है और देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है रिटर्न वाटर टेम्परेचर आ जाता है, जो कि हमारे हीट एक्सचेंजर से जब हमारा पानी का जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो ये उसका टेम्परेचर शो करवाता है, जो कि हमारे इंजन में इन होता है पानी, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो सिलेक्शन, जो नीचे सेलेक्टर हैं, इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो है जितने भी हमारे पास यहाँ पे कीपैड हैं तो इसके बारे में भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा स्टॉप का बटन है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, HYD, सिलेंडर, टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर वगैरह, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ अगर हम देखें तो ये जो F1 F2 तो ये एरो के सामने जो है शो हो रहा है। तो इसका मतलब है जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसी एरो का जो पेज है, ये ही पेज जो है हमारा ओपन होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अब F3 पे कौन सा पेज आ रहा है, F4 पे कौन सा पेज आ रहा है, तो इसी तरीके से जो है ये आता है। इसके अलावा जो है जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाता है टैब का। जब हम टैब पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हम हॉरिजेंटल तरीके से जो है दूसरे पेज में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट एंड बैक जो है इससे भी हम मतलब के जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नीचे जो है हमारे पास हेल्प का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ब्रेकर ओपन, ब्रेकर क्लोज का ऑप्शन आ जाता है, हॉर्न ऑफ का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यूज़र, जिसे हम मतलब लॉगिन करते हैं। इसके बाद अलार्म, इसके बाद रीसेट, इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा एंटर आ जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास चारों तरफ एरो आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो है हमारे पास बैक का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हम बैक जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये वैल्यू को अप एंड डाउन करना। उसके बाद जो है हमारे पास एंटर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी जो है सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस सिलेक्शन है। तो इससे जो है हम इंजन को जो है मैनुअल या ऑटो पे चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक सेलेक्टर है हमारे पास डिमांड का। तो इस डिमांड पे चलें तो यहाँ पे जो है हम डिमांड ऑन करें। ऑटो करने के लिए हमें डिमांड को ऑन करना पड़ेगा। बाकी रिमोट, जैसे रिमोट हमें पीसी से या मोबाइल से कनेक्ट करना हो तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है हमारे पास सिंक्रोनाइजिंग आ जाती है। सिंक्रोनाइज मैनुअल या ऑटो, ज़्यादातर तो वैसे ऑटो ही करते हैं। अगर सिंगल इंजन चलाना तो वो हमें मैनुअल करना पड़ता है। इसके बाद इमरजेंसी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विच गियर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम लोग आ जाते हैं तो अभी जो है ये मेरी एक शॉर्ट सी वीडियो है, तो कोशिश करूँगा कि मैं इससे जो है फुल डिटेल से जो है मैं इस पे जो है वीडियो बना सकूँ। तो अभी जो है मुझे फ़िलहाल इतना ही मौका मिला कि मैं जितनी आपको वीडियो शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे। तो इंजन को जो है हम ऑटो मोड पे स्टार्ट करेंगे। तो इंजन की जो सर्विस सिलेक्शन है उसको मैंने ऑटो पे कर दिया और रिक्वेस्ट जो है वो मैंने ऑन कर दी, ठीक है। तो जो है थोड़ी देर के लिए जो है हमारा ऑयल लुब्रिकेशन पंप चलेगा, और ऑयल लुब्रिकेशन पंप चलने के बाद जो है हमारे जो सेल्फ स्टार्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे आरपीएम आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एक नॉर्मल जो है चार्जिंग, कूलिंग, वाटर प्रेशर लो का जो है वो वार्निंग आई हुई है। तो इसका कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर जब इंजन जैसे स्टार्ट होगा तो हमारा प्रेशर जो है होगा वो भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आ जाते हैं, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे आरपीएम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हमने इंजन को सिंक्रोनाइज करके जो है इसके सिंक्रोनाइज को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डायनी XT3 है। तो यहाँ पे आप मेन ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन पे हम जाएंगे सबसे पहले इंजन स्टार्ट पे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है पैरामीटर्स हैं और आरपीएम वगैरह हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो हमारी इंजन स्टार्ट पर है।
अच्छा तो खैर अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास आरपीएम का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऑप्शन बता देता हूँ कि यहाँ पे आप मेन पे जाएंगे तो यहाँ पे मेन पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट, इंजन स्टार्ट के ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है आपके पास आरपीएम आ जाते हैं। आरपीएम मतलब रेगुलेशन पर मिनट या राउंड पर मिनट आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारा 1500 पे सेलेक्टेड है। इसके अलावा जो है जो एक्चुअल आरपीएम चल रहे होते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक मतलब मिक्सचर सेटिंग है, ठीक है। अगर आप मैनुअल चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअल करके इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऑटो पे चलाना चाहें तो इसे ऑटो पे भी जो है आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैनुअल कर भी लेंगे तो जैसे ही आपका ब्रेकर लगेगा तो ब्रेकर लगने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है अपने ऑटो ऑप्शन पर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाती है, मतलब नीचे अगर देखें तो नीचे जो है पूरा ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास थ्रोटल वेल्व जो कि 100% पे चल रहा है और हमारा जो किलोवाट या एक्टिव पावर जो है वो हमारे पास चल रही है 583 किलोवाट। तो इसी वजह से जो है हमारा थ्रोटल जो है अभी 100% पर है। अच्छा, उसके बाद चलें तो बूस्ट प्रेशर तो 650 किलोवाट पे इसको जितना मतलब कि उसका प्रेशर जो है 1.75 बार जो है ये अपना बूस्ट प्रेशर ले रहा है, जो कि इसको नीड है, ठीक है। इसके बाद अगर चलें हम अपने चार्ट टेम्परेचर पे तो चार्ट टेम्परेचर जो है हमारा 44.0 पे चल रहा है। और इसके अलावा जो है अगर हम चलें तो इंजन ऑयल टेम्परेचर तो यहाँ पे हमारे पास इंजन ऑयल टेम्परेचर जो है वो 79.2 पे चल रहा है। उसके बाद अगर हम चलें तो ऑयल प्रेशर पे तो ऑयल प्रेशर जो है हमारे पास चल रहा है 4.23 चल रहा है। इसके अलावा जो है जैकेट वाटर टेम्परेचर जो है 79.7 चल रहा है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो जैकेट वाटर प्रेशर है वो 1.63 चल रहा है। तो अब चलते हैं हम इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है चार्ट टेम्परेचर। तो चार्ट टेम्परेचर की जो वार्निंग है वो हमारे पास 51 पे आती है और शटडाउन जो है इसका जो है हमारे पास आता है 55 पर। उसके बाद जो है अगर हम इंजन ऑयल टेम्परेचर की बात करें तो ऑयल टेम्परेचर जो है हाई पर जो है हमारा 92 सेंटीग्रेड पे जो है वार्निंग है और शटडाउन जो है वो हमारा 96 पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑयल प्रेशर की बात करें तो ऑयल प्रेशर अगर हमारा हाई होता है तो 4.8 पर जो है हमारी वार्निंग आ जाती है और 5.2 पर जो है वो हमारा शटडाउन हो जाता है। और अगर हम ऑयल प्रेशर लो की बात करें तो लो जो है 3.5 पे हमारी वार्निंग आ जाती है और 3.2 पे जो है हमारा शटडाउन आ जाता है। अच्छा, तो अभी जो है अगर हम यहाँ पे सेकंड लास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है जैकेट वाटर टेम्परेचर। जो जैकेट वाटर टेम्परेचर अगर हमारा हाई होता है तो 93 सेंटीग्रेड पर जो है हमारी जो है वार्निंग आ जाती है और 97 सेंटीग्रेड पे जो है हमारा शटडाउन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर लो की बात करें तो 37 सेंटीग्रेड पे जो है हमारी वार्निंग आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम जैकेट वाटर प्रेशर की बात करें तो जैकेट वाटर प्रेशर अगर हाई होता है तो 2.2 बार पे जो है हमारी वार्निंग आ जाती है और 2.5 पे जो है हमारा शटडाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर जैकेट वाटर प्रेशर लो की बात करें तो लो पे जो है 0.8 पे जो है हमारा लो हो जाता है, मतलब 0.8 से जब नीचे जाएगा तो वैसे ही लो हो जाता है। अच्छा, 0.6 पे जो है हमारा शटडाउन हो जाता है, ठीक है। अब इस डायनी XC3 से है तो आज हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल के ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा है जनरेटर डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जनरेटर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, तो जबकि ये दोनों सेम ही हैं, बस मामूली सा इसके अंदर फ़र्क है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों ऑप्शंस को जो है मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिकल के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं और इसके अलावा जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। अब अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में सिंपल जो है वो ये है कि एक जनरेटर है, एक इंजन है, एक उसका सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये बस के साथ कनेक्ट है और इसके अलावा जो है एक और भी ब्रेकर है और इसके साथ जो है एक ग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो सबसे पहले जो है इस ऑप्शंस को जो है हम जूम करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है मैं इसे बेहतर तरीके से समझा सकूं।
यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने इसे जूम कर लिया है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है। अब ये जो स्पीड सेट पॉइंट है ये असल में जो है ये हमारे आरपीएम के जो सेट पॉइंट होते हैं कि हमें 1500 पे रखना है या 1200 पे रखना है, वैसे तो 1500 पे ही चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पावर सेट पॉइंट, तो जो भी किलोवाट, अच्छा जितना भी किलोवाट जो है वो आप इस पे सेट कर सकते हो, वो भी इसके लिमिट के मुताबिक, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल साइट आ जाती है, जिसमें से जो है हमारे 3 किस्म के पावर आ जाते हैं, वोल्ट आ जाते हैं, एम्पेयर आ जाते हैं, हर्ट्ज आ जाते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है पावर फैक्टर। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ है एवरेज। तो एवरेज में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप एम्पेयर देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे तीनों फेज में जो है जो एवरेज है एम्पेयर की, तो वो मतलब कितना, मतलब कि ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, तो उसका जो है एक एवरेज निकाला जाता है। तो वो एवरेज जो है हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 672 एम्पेयर, तो वो हमें जो है एवरेज में शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा तो उसके अंदर जो है बाकायदा आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है बिल्कुल इसी तरीके से जो है एवरेज में जो है आपका 3 फेज वोल्टेजेस भी आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, करंट का जो यूनिट होता है वो हमारा एम्पेयर होता है, और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर का यूनिट जो होता है वो हमारा वाट होता है, ठीक है। अगर वाट 1000 को क्रॉस कर जाए तो वो के में शामिल हो जाते हैं, मतलब किलो वाट में। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 3 किस्म की पावर, ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक आ जाता है किलोवाट, एक आ जाता है हमारे पास केवीए, और दूसरा हमारे पास आ जाता है केवीएआर। तो किलोवाट को जो है या तो हम रियल पावर कहते हैं, या तो हम उसे एक्टिव पावर कहते हैं, या तो फिर उसको जो है ना डायरेक्ट जो है ना हम वाट या किलोवाट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं केवीए। तो केवीए जो होती है वो हमारी असल में होती है अपीडेंट पावर, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है KVAR, ठीक है। अब ये जो KVAR है ये हमारी जो है ज़ाया होने वाली जो पावर होती है इससे बोलते हैं KVAR, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 3 किस्म की पावर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हर्ट्ज। अब यहाँ पे अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाते हैं पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो ये हमारा पावर फैक्टर है, यहाँ पे जो है हमारा पावर फैक्टर मतलब कि डिग्री शो हो रहा है कि हमारे जो है पावर फैक्टर की जो डिग्री है वो कितने पे है, 0.8 पे है या 0.9 पर है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमारी ये बेसिक वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इनके फार्मूले के बारे में और हर्ट्ज और पावर फैक्टर वगैरह, तो इनके बारे में भी जो है मैं डिटेल देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का जो है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेजेस आ जाते हैं, मैश वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है 2 फेज के जो है वोल्टेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। L1 से L2 पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 415, L2 से L3 पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 416, और L3 से L1 पे चेक करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 414 वोल्ट। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 415, और यहाँ पे अगर L1 L2 ये सारे फेज़ अगर मतलब के वोल्टेजेस वगैरह अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पे जो है हमें L1 से L2 पे जो है 415 दे रहा है, और उसके बाद जो सेकंड है 416 है, उसके बाद जो है हमारे पास 414 है। तो 414 और 416 को जो दरमियानी जो बन रहा है वो हमारे पास एवरेज आ रही है, ठीक है। तो वही एवरेज वोल्टेज जो है हमें ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेज़ वोल्टेजेस, ठीक है। अब फेज़ वोल्टेजेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फेज़ के साथ मतलब कि अगर आप न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस होंगे वो 240 या 220 आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल है, अब हमारे जो है घरों में जो है हमारे पास 220 आती है, तो उसके साथ जो है हमारे साथ जो है एक न्यूट्रल भी आता है, ठीक है। और जहाँ पे जो है अगर आप 2 फेज़ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है 400 वोल्ट या 440 वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेज पे। जो सेकंड पेज है वो हमारा है जनरेटर डिटेल्स है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपने सेकंड पेज पर।
अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इससे भी जो है मैं आपके सामने जो है ज़ूम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से, तो इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, तो उसके बारे में भी जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मैश वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज, जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज में जो है समझाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद जो है अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक करंट फ्लैक्चुएशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन है वो हमारे पास जो है 0.5% की है। इसके बाद जो है जनरेटर एक्साइटेशन वोल्टेजेस। अच्छा, अभी जबकि जो है हमारा जो लोड है वो 420 किलोवाट चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है अभी हमारे एक्साइटेशन वोल्टेजेस जो हैं वो अभी कम है। तो जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो इसी तरीके से जो है हमारे एक्साइटेशन वोल्टेजेस भी बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद जो है अब और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं नीचे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पे जो है इलेक्ट्रिक पावर, जो कि किलोवाट आ रहा है 417, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पापास आ जाता है फेज करंट। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है जो L1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है 663 एम्पेयर आ रहे हैं। इसके बाद जो है 640 आ रहे हैं, और इसके बाद जो है हमारे पास आ रहे हैं 657। तो एवरेज में जो है हमारे पास आएगा 657। अब इसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आ जाता है न्यूट्रल करंट, जो कि हमारे पास 40 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ और ऑप्शंस हैं तो वो भी जल्दी से इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है P मैक्स, L1, L2, L3 मैक्स, एंड उसके बाद लिखा हुआ है इन मैक्स, ठीक है। अब यहाँ अगर इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्स का मतलब ये होता है कि ये इतने किलोवाट तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास जो है एक रिकॉर्ड जो होता है वो अपने पास ये सेव कर लेता है, ठीक है। एम्पेयर हमारे गए हैं 701 तक, तो अगर इससे ऊपर आएंगे तो ये रिकॉर्ड जो है ये इसको तोड़ देगा, और इससे आगे जो मतलब कि मिसाल है 705 आ जाए तो ये अपने पास जो है 705 सेव कर लेगा, और एम्पेयर अगर 678 को क्रॉस करेगा तो ये उसे जो है अपने पास जो है सेव कर लेगा। अच्छा, तो यहाँ जो है हम अपने एक लास्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे जो है ग्रीन लाइंस वगैरह चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है ये हमारी पावर की है, उसके बाद जो है जो नीचे 3 हैं ये जो हैं ये हमारी जो है एम्पेयर्स की चल रही हैं। उसके बाद अगर एक और नीचे आ जाए तो यहाँ पे जो है हमारे न्यूट्रल एम्पेयर की चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेंथ दी हुई है, तो इस लेंथ के हिसाब से जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है जो ग्रीन लाइन है ये मतलब कि फ्लैक्चुएट होती रहती है। वो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाइनी XT3 है, और इंजन हमारे पास है जेनबकर 320 इंजन है। तो यहाँ पे आप ओवरव्यू में देखेंगे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ऑपरेटिंग जर्नल, ठीक है। जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं, जिसमें किलोवाट, KVR, KVA वगैरह, ठीक है, वोल्ट, एम्पेयर वगैरह, और मेगावाट आवर, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं एग्जॉस्ट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम सेकंड टैब अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैकेट वाटर टेम्परेचर, जैकेट वाटर प्रेशर वगैरह, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अगर पहले फर्स्ट ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जो है एक तो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर जो होता है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है, जिसमें से होता है एक हमारी एक्टिव पावर होती है, एक हमारी जो है अपीरियंट पावर होती है, और एक हमारी जो है वो रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किलोवाट की बात करें, मतलब पावर की बात करें, तो इसको 2 से 3 नामों से इसको पुकारते हैं, जैसे कि एक्टिव पावर कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है, और मतलब किलोवाट कहते हैं। इसके अलावा जो है रियल पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो है ना इसके कुछ नाम होते हैं। उसके बाद KVAR में आ जाते हैं, तो ये हमारी रिएक्टिव पावर मतलब कि जो ज़ाया होने वाली पावर होती है, ठीक है, ये वो होती है। अच्छा, तो उसके बाद अगर थर्ड नंबर पावर की बात करें तो ये हमारी आती है KVA, मतलब कि ये हमारी अपीरेंट पावर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे एक ऑप्शन आ रहा है कॉस। कॉस मतलब ये हमारा होता है पावर फैक्टर, जो कि 0.8 या 0.9 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर डाउन होता है तो हमारी रिएक्टिव पावर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें हमें जो है वो लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर के बारे में भी कभी जो है वीडियो बनाऊँगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले जो है हम नॉर्मल बेसिक पे वीडियोस बनाते रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इसके डीप में जाने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, उसके बाद जो है एम्पेयर ए या करंट एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें एम्पेयर शो करते हैं, एम्पेयर शो किया जाता है। इसके अलावा जो है वोल्टेज एवरेज आ जाता है कि वोल्टेज का क्या एवरेज चल रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास न्यूट्रल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चलें तो एक्साइटेशन वोल्टेजेस, ठीक है। अब एक्साइटेशन वोल्टेजेस की अगर बात करें तो एक्साइटेशन वोल्टेजेस वो होते हैं जो कि हमारे एवीआर से आउटपुट होके जो है हमारे एक्साइटर वाइंडिंग को जो मिलते हैं वोल्टेजेस, उसे जो है हम एक्साइटेशन वोल्टेजेस कहते हैं, जो कि हमारे डीसी होते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी शटडाउन की बात करें तो अगर हमारे एक्साइटेशन वोल्ट 320 इंजन में अगर 62 वोल्ट पे जाएगा तो हमारा इंजन जो है वो शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एक्टिव एनर्जी, ठीक है। मेगावाट्स आवर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मेगावाट्स आवर आ जाते हैं, जिससे जो है हम लोग रीडिंग वगैरह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एग्जॉस्ट टेम्परेचर सिलेंडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है 20 सिलेंडर जो है हमारे इंजन में यूज़ होते हैं, जो कि हमारा 320 इंजन है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर डिफरेंस आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर पे तो 50 सेंटीग्रेड का अगर डिफरेंस आएगा तो हमारा इंजन शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में अगर 100 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का अगर डिफरेंस आएगा तो उसमें भी हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो सकता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है अभी हम चलते हैं अपने सेकंड पेज पर। तो यहाँ पे सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं जनरेटर बेरिंग डीई टेम्परेचर, ठीक है। अगर डीई टेम्परेचर की बात करें तो डीई टेम्परेचर जो है अगर हमारे टेम्परेचर जो है डीई के 85 सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आ जाएगी, और अगर 90 सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो फिर हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है बेरिंग टेम्परेचर एनडीई मतलब नॉन ड्राइव साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे टेम्परेचर मतलब कि हाई होंगे 60 सेंटीग्रेड पे तो यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आ जाएगी, और इसके अलावा जो है अगर हमारे एनडी के जो टेम्परेचर है 65 सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो हमारा जो इंजन है वो शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अलावा जो है अगर हम बात करें जैकेट वाटर टेम्परेचर की, अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर अगर हमारा हाई पे जाएगा मतलब 93 सेंटीग्रेड पर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आ जाएगी, और अगर हमारा टेम्परेचर जो है अगर वो 97 सेंटीग्रेड तक जाएगा तो हमारा इंजन शट डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर लो टेम्परेचर पे जाएँ, अगर हमारा इंजन 73 या 78 सेंटीग्रेड तक आ जाएगा तो तब भी हमारी जो है वार्निंग आ सकती है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम जैकेट वाटर प्रेशर की बात करें, अगर जैकेट वाटर प्रेशर अगर हमारा हाई पे जाएगा मतलब 2.2 बार पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आ जाएगी, और इसके अलावा जो है अगर हमारा प्रेशर जो है 2.5 बार तक जाएगा तो यहाँ पे हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद अगर जैकेट वाटर प्रेशर लो की बात करें तो अगर लो 0.8 बार पे आएगा फिर जो है हमारे पास वार्निंग आ जाएगी, और अगर हमारा प्रेशर 0.6 पर जाएगा तो हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम ऑयल टेम्परेचर की बात करें, अगर हमारा ऑयल टेम्परेचर जो है 92 सेंटीग्रेड पर आ जाए तो हमारा इंजन जो है वार्निंग आ जाएगी, और इसके अलावा जो है अगर हमारा टेम्परेचर जो है 96 पर आ जाएगा तो हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल प्रेशर की, तो अगर हमारा ऑयल प्रेशर 4.8 पर आ जाए तो इस पे जो है इस हाई पे आ जाए तो इससे हमारी वार्निंग आ जाएगी, और अगर हमारा प्रेशर 5.2 पे जाएगा तो फिर हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर ऑयल प्रेशर लो की बात करें, अगर हमारा ऑयल प्रेशर 3.5 बार पर आ जाए तो हमारे इंजन में जो है वो वार्निंग आ जाएगी, और इसके अलावा जो है अगर हमारा प्रेशर 3.2 पे आ जाए तो इसकी वजह से जो है हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो सकता है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम चार्ट टेम्परेचर की बात करें या मिक्सचर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मिक्सचर टेम्परेचर की जो वार्निंग है वो 51 पे आएगी, और शटडाउन जो है वो हमारा 55 पर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बूस्ट प्रेशर है, तो बूस्ट प्रेशर उसे कहते हैं जो हमारा मिक्सचर जो हमारे इंजन के अंदर जो इन हो रहा है, जो भी फ्यूल मिक्सचर जो जा रहा है, तो इंजन को जितनी नीड होती है तो उस हिसाब से जो है वो इसका प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। उसके बाद जो है उसके बाद आ जाती है फ्यूल गैस वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग। ये तब भी हम लोग करते हैं जब हमारा इंजन जो है ऑटो पे स्टार्ट नहीं होता है, तो इसकी जो है हम मैनुअल सेटिंग करके, क्योंकि ये वीडियो भी मेरे जो है चैनल पर मौजूद है कि हमारा इंजन जो है ऑटो पे स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हमने इसे कैसे किस तरीके से इसकी सेटिंग चेंज करके जो है हमने इंजन को स्टार्ट किया। उसके बाद आ जाता है थ्रोटल वेल्व। तो ये थ्रोटल वेल्व भी जब हमारा लोड
500-600 के करीब या 400 के करीब भी आ जाता है, तो तब भी हमारा थ्रोटल वेल्व जो है वो 100% या एक्चुएटर जिसे कहते हैं ये हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके बाद बात करें कंप्रेसर बाईपास की, तो जब हमारा कंप्रेसर बाईपास, जब हमारा इंजन जो है जब आइडल मोड पर होता है तो उस टाइम जो है हमारा टर्बो बाईपास की जो पोजीशन होती है वो 70% पे होती है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता रहता है तो इसकी परसेंटेज जो है वो डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग आवर, जो कि हमारा इंजन जब चल रहा होता है तो हर घंटे के बाद जो है ना, मतलब कि इसकी रीडिंग जो है वो हर 1 घंटे में चेंज होती रहती है। कि मतलब अभी एंड में अगर 70 चल रहा है तो 1 घंटे के बाद जो है ये 71 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्टार्ट काउंटर के हमने इंजन को जो है कितने बार स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है गैस प्रेशर है, ठीक है, जो 1 नंबर है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो 398 है ये हमारा मिली बार चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑयल प्रेशर आफ्टर टर्बो चार्जर ऑयल फिल्टर। ठीक है, ऑयल फिल्टर के बाद जो है हमारे पास जो प्रेशर चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो वो ये इसका वो ऑप्शन है, वो है डायनी XT3 के बारे में है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डायनी XT3 के इलेक्ट्रिकल ऑप्शन में आप जाएंगे। इलेक्ट्रिकल ऑप्शन में आने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। तो उस ऑप्शंस के बारे में मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले के ऑप्शन की बात करें तो ये हमारे पावर फैक्टर आता है। ठीक है, जो कि 0.9, 0.89 या 0.8 के करीब चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा, तो दूसरे ऑप्शन पे जो है हमारे पास आ जाता है पावर मतलब किलोवाट आ जाती है। और थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास आ जाती है KVR। ठीक है, उसके बाद फिर KVR तीसरी मरतबा। ठीक है, एक आ जाती है हमारे पास KVR लिमिट आ जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास उसकी ट्रिपिंग आ जाती है, जो कि आप वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर KVR की बात करें तो KVR जो होती है वो रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर मतलब कि जो ज़ाया होने वाली जो पावर होती है, जो हमारी ज़ाया होती है, जिससे जो है हम लॉस पावर भी या लॉसेस भी कहा जाता है। तो KVAR जो है ये हमारी मतलब कि रिएक्टिव पावर है। अच्छा, तो इसके बाद जो है अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे जो है एक ग्राफ भी चल रहा है कि हमारी रिएक्टिव कितनी चल रही है और हमारी जो पावर है वो कितनी चल रही है। तो यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास वाइंडिंग टेम्परेचर, जिसमें वाइंडिंग टेम्परेचर है L1 है, हमारे पास L2 है और L3 है। ठीक है, अब अगर इसके मैं पैरामीटर की बात करूँ कि इसकी वार्निंग कितने पे आएगी और इसकी ट्रिपिंग कितने पे आएगी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये हमारा 320 इंजन है तो 320 के पैरामीटर के हिसाब से बताऊंगा। अच्छा, तो अभी जो है हम इसकी वार्निंग के बात करते हैं। वार्निंग की तो हमारी जो वाइंडिंग की जो वार्निंग है वो 140 सेंटीग्रेड पे जो है इसकी वार्निंग आ जाती है और 145 पे जो है वो इसकी ट्रिपिंग होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है अगर बेरिंग में जाएं तो DE बेरिंग है और एक हमारे पास NDE बेरिंग भी होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ऑल्टरनेटर में जो है 3 स्पेयर सेंसर्स भी होते हैं जो कि UVW पे लगे हुए होते हैं, या जैसे आप L1, L2 या L3 भी कहते हैं। कि अगर हमारा कोई भी एक सेंसर ख़राब हो जाए तो इसके लिए तो हमें वाइंडिंग खोल के तो सेंसर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इन्होंने जो है हमें एक स्पेयर सेंसर, मतलब हर एक वाइंडिंग का एक अलग अलग एक स्पेयर सेंसर दिया हुआ होता है। तो आप जो है अगर आपका जो भी सेंसर ख़राब हो जाए तो एक स्पेयर सेंसर होता है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर चलें तो DE बेरिंग पे, तो DE बेरिंग के जो वार्निंग होती है वो हमारे पास आती है 85 सेंटीग्रेड पे हमारी वार्निंग आती है और 90 सेंटीग्रेड पे जो है हमारी ट्रिपिंग है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है अगर हम NDE बेरिंग पे चलें तो यहाँ पे हमारे पास वार्निंग आती है 60 पे और इसका जो शटडाउन है वो हमारे पास आता है 65 सेंटीग्रेड पे जो है वो शटडाउन आ जाता है। वो सिंक्रोनाइजिंग के बारे में है, जो कि डायनी जो है वो डायनी हमारे पास XT3 है। ठीक है, अब सिंक्रोनाइजिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल के बाद जो है यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें एक ओवरव्यू आता है, जनरेटर डिटेल्स आ जाता है, उसके बाद जो है सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है, उसके बाद जो है फिर आपके पास जनरेटर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सिंक्रोनाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, जो कि डिस्प्ले में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज डिफरेंस
फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, करंट फेज एंगल। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आप एक सर्कल देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वोल्टेज डिफरेंस की बात करें तो जो है वोल्टेज डिफरेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 24 वोल्ट प्लस है और यहाँ पे 24 वोल्ट माइनस है, जो कि एक स्लाइड सी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 0.40, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 0.40। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम 1, उसके बाद लिखा हुआ है सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 है वो हमारे जनरेटर का है, जनरेटर के वोल्टेज और जनरेटर के हर्ट्ज, क्योंकि अभी हमारा इंजन जो है वो बंद है। तो सिस्टम 2 पे जो है वो हमारे बस वोल्टेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें तो करंट फेज एंगल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात है सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपके लिए जो है 4 ऑप्शन जो है वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले होता है फेज सीक्वेंस, ठीक है। अब फेज सीक्वेंस क्या होता है? फेज सीक्वेंस वो होता है मिसाल के तौर पर कि अगर आप रेंटल पे इंजन मंगवाते हैं तो रेंटल पे इंजन मंगवाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमारी बस वगैरह जो है रेड, येलो और ब्लू फेज जो है वो चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर L1, L2 और L3 चेक करते हैं कि भाई आपका जो है L1, L2 और L3 कहाँ लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जो है जनरेटर का भी रेड, येलो, ब्लू या L1, L2, L3 चेक करते हैं। तो सेम सीक्वेंस पे या सेम कलर वाइज जो है उसको जो है कनेक्ट कर दिया जाता है आपके बस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो सीक्वेंस का मसला है यहाँ पे ये हल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिंक्रोनाइजेशन की बात। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज की अगर बात करें तो अच्छा, तो सिंक्रोनाइज के लिए जो है आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है मिलकर जो है वो आपके फेज़ एंगल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और जैसे ही जो है आपका फेज़ एंगल जो है मैच हो जाता है तो आपका जो है इंजन जो है सिंक्रोनाइज हो जाता है और जीसीबी जो है वो आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सर्कल में भी जो है कांटा घूम रहा होता है और कांटा जैसे ही अपने 12 की पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारे जो है वोल्टेज वो बस वोल्टेज के साथ जो है वो मैच हो जाते हैं। और मैच होने के बाद जो है हमारा जो जीसीबी होता है वो क्लोज हो जाता है और हमारा इंजन जो है लोड लेना शुरू कर देता है। वो है डायनी XT3 के बारे में है, ठीक है। तो डायनी XT3 पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी बटन वगैरह लगे हुए हैं, तो आज जो है हमारी वीडियो जो है इस बटन से रिलेटेड है कि ये बटन जो है क्या क्या वर्क करते हैं, उनके क्या क्या काम हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो वर्टिकल बटन लगे हुए हैं जिस पे F1, 2, 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके बाद फिर सेलेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वर्टिकल वाले जो बटन है जहाँ पे F1, F2। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं तो हर एक ऑप्शन जो है वो उसी बटन से ही प्रेस होगा कि जो बटन उसके सामने होगा। जैसे कि यहाँ पे इसके सामने F2 है तो मैं F2 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पेज ओपन हो जाता है, F3 पे ये वाला हो जाता है, ठीक है। F5 पे ये वाला हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें हॉरिजेंटल पेज में जाना हो, जैसे ये वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेज इसके साथ है, तो इसके लिए जो है हमें टैब का बटन जो है ये इसे हमें प्रेस करना पड़ेगा, तभी जो है हम दूसरे पेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टैब दबाया और टैब दबाने के बाद जो है मैं सेकंड पेज में चला गया और इसी से ही जो है वापस रिटर्न भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट एंड बैक जो बटन होते हैं, इससे ये होता है कि आप अगर बैक आ गए हैं तो आप नेक्स्ट दबाते रहें तो आप जो है आगे बढ़ते रहेंगे, बाकी बैक दबाते रहेंगे, बैक का बटन जो है वो प्रेस करते रहेंगे तो आप मज़ीद बैक पे आते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके नीचे हेल्प का बटन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मेन मेन्यू जो नीचे वाले जो बटन हैं इसके बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पे जो है वो हमारे पास मेन मेन्यू है और सेकंड पे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। अब मेन मेन्यू में भी आपके पास काफ़ी वर्टिकल तरीके से काफ़ी ऑप्शन हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है हम इनके पेज ओपन कर रहे हैं तो थर्ड पे जो है हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम आ जाता है, मतलब सिंक्रोनाइज सिस्टम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास जो है HYD आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास गैस, तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे और काफ़ी ऑप्शंस वगैरह होते हैं जिसमें आपके एग्जॉस्ट टेम्परेचर एंड CTR, जिसमें आपका जो है रिटर्न वाटर टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ होते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एंड के जो 2 बटन हैं, ठीक है, और एक जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड बटन है जो मतलब कि स्क्रीन को बिल्कुल ब्लिंक कर देता है, ठीक है। अब ये वाला आप बटन देख सकते हैं तो ये बिल्कुल ब्लिंक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो सिस्टम पे चलेंगे तो यहाँ पे सिस्टम पे क्या होगा कि आपको इंजन का स्टेटस मिलेगा, तो इंजन आपका कौन सा है, क्या स्टेटस है वगैरह वगैरह, तो यहाँ से जो है आपको यहाँ से इसका स्टेटस मिलेगा। अच्छा, उसके बाद उसका आगे का जो बटन है वो है पैरामीटर का, ठीक है। तो ये पैरामीटर जो होते हैं, ये पैरामीटर जो है वो हमारी सर्विस टीम जो होती है वो इसे सेट करती है, ठीक है। तो ये उनका काम है। खैर, आगे चलें तो आगे मज़ीद इसके अलावा और भी बटन हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास ग्रीन बटन जो है वो स्टार्ट का, इंजन स्टार्ट करने के लिए, और रेड बटन जो है इंजन स्टॉप करने का। इसके बाद जो है ब्रेकर क्लोज है, ब्रेकर ओपन का बटन है। उसके बाद जो है हॉर्न ऑफ है, ठीक है, इससे नीचे वाला। इसके बाद जो है यूज़र है, तो यूज़र का मतलब ये होता है कि आपको इंजन को लॉग इन करना है या लॉग आउट करना है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉग इन करने के लिए जो है इंजन का अपना पासवर्ड होता है, तो वो पासवर्ड जो है हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा इंजन जो है वो लॉगिन हो जाता है। इसके बाद जो है हमारे अलार्म आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम अलार्म वगैरह देख सकते हैं कि हमारा इंजन कब बंद हुआ, कब ब्रेकर ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग टाइमिंग वगैरह होती है तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो एक और बटन है जिससे हम जो है अलार्म को रीसेट करते हैं, तो ये हमारा रीसेट का बटन है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आए तो ये हमारे लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जो है एरो आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा इंटर का बटन आ जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे डिजिट्स के बटन आ जाते हैं, जो भी वैल्यू सेलेक्ट करनी हो। इसके बाद जो है ये ESC आ जाता है। उसके बाद जो है ये वैल्यू अप एंड डाउन, और उसके नीचे जो है इंटर, ठीक है। अब अगर वैल्यू की ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम टाइप के जो आइकन जैसे बटन बने हुए हैं, तो इसके बारे में समझा देता हूँ। तो मैं इसका जो है किलोवाट जो है अभी 25 पे सेट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इंजन को लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करने के बाद जो है इसकी जो वैल्यू है मैं इसे जो है बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब किस बटन से, वो जो नीचे आपने देखा था प्लस माइनस, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 है। यहाँ से अभी मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरी वैल्यू बढ़ रही है। अगर मुझे इसको बैक लेके आना है तो ESC से जो है मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो ये वापस जो है 25 पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इंटर नहीं किया था, मतलब सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका बटन दबाया तो ये 25 पे दोबारा आ चुका है। तो इसके नीचे एक और इंटर का बटन है, तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर लगे हुए हैं। तो फर्स्ट सेलेक्टर जो है सर्विस सिलेक्शन है, तो इसमें एक ऑफ है, मैनुअल है, ऑटो है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि इंजन को ऑटो पे चलाना है या मैनुअल पे चलाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिमांड पे। तो डिमांड पे क्या होगा कि डिमांड पे ऑफ है, ऑन है और रिमोट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिमांड दे सकते हैं कि डिमांड मुझे ऑन करनी है, ऑफ़ करनी है, रिमोट पे इसको चलाना है। इसके बाद क्या आता है कि सिंक्रोनाइजिंग, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग आपको ऑटो पे करनी है या मैनुअल पे करनी है। इसके अलावा जो इसके नीचे लॉक, मतलब ये की लगी हुई है, तो इससे हम क्या करते हैं कि सेलेक्टर को जो है लॉक कर देते हैं ताकि इससे कोई छेड़ ना सके, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेलेक्टर जो है वो लॉक हो चुका है। जब मैं इसका लॉक ओपन कर दूंगा तो हमारा सेलेक्टर जो है वो वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो है दूसरे को भी मैं लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे मैंने लॉक कर दिया है। तो अब ये सेलेक्टर जो है लॉक्ड हुआ है, अब ये काम नहीं करेगा जब तक कि मैं इसका लॉक ओपन नहीं करूँगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आ रहा है ऑयल प्रेशर लो, ठीक है। और ये जो हमारी वीडियो है ये है जैन बाकर 420 से है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इसका पुराना फ़िल्टर वगैरह निकालेंगे, और पुराना फ़िल्टर निकालने के बाद जो है इसके अंदर हम न्यू फ़िल्टर ऐड करेंगे और इसका ऑयल वगैरह भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम इस फ़िल्टर को निकाल रहे हैं, ठीक है। निकालने के बाद जो है इसकी कंडीशन वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमारा पुराना फ़िल्टर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है इसका जो कवर है वो इसको जो है ना पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि जो न्यू फ़िल्टर होगा उस न्यू फ़िल्टर को हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पुराने ऑयल फ़िल्टर की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइन है ये हमारी जो है ऑयल चार्ज करने की लाइन है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे हमने इसको ड्रेन के ऑप्शन पे लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ड्रेन की लाइन को जो है हमने ऑन किया हुआ है और चार्ज करने की जो लाइन है उसको हमने ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे वेल्व, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये जो है ये हमारे ऑयल कूलर की जो लाइनें होती हैं, ताकि जो है हमारे इंजन के अंदर से जितना भी ऑयल है सम से हो या ऑयल कूलर से हो, तो वहाँ से जो है हमारा प्रॉपर तरीके से हम इसे ड्रेन कर सकें, ठीक है। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो है PNID पे भी जो है मैं कुछ वीडियोस वगैरह बताऊँगा, तो मतलब वहाँ से मैं आपको सर्किट समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके अंदर मैं ये छोटी मोटी ये वीडियोस वगैरह भी ऐड कर दूँगा, ताकि जो है आपको इस वीडियोस के बारे में जो है या इस सर्किट्स के बारे में जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पुराने ड्रम हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम ऑयल ड्रेन करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा पुराना ऑयल है वो जो है हम इसमें से निकाल सकें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पुराना ऑयल जो है वो बिल्कुल उसका कलर ही चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ऑयल लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारा जो ऑयल है वह वेल्वोलिन, ठीक है, SNG-4, ठीक है। तो ये ऑयल जो है हमारा 420 इंजन में डलता है, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वेल्व है, ये हमने ड्रेन का वेल्व जो है इसको हमने ऑफ़ कर दिया है और इसकी जो पोजीशन है वो भी हम स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर जो है न्यू ऑयल जो है वो चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं जो ऑयल चार्ज करने वाला वेल्व है इसको भी मैं मतलब कि ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जब हम आएंगे अपने ऑयल कूलर के पास, जो इसके जो 3 वेल्व हैं वो तीनों के तीनों हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो इसके अंदर जो है कम से कम 2 ड्रम ऑयल जो है जब हम इसमें चार्ज करेंगे तब ही जो है हमारा ऑयल लेवल पे जो है ऑयल शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है मज़ीद और देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे जो है हम सेलोनाइट को भी ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो है न्यू ऑयल जो है वो इसमें चार्ज करना है। तो ये सेलोनाइट पे भी मैं एक छोटी शॉर्ट्स वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि सेलोनाइट के बारे में भी समझ में आ सके कि ये हम किस तरीके से जो है इसे जो है ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा SNG-4 है न्यू ऑयल। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पे 2 पंप होते हैं, ठीक है, एक ड्रेन पंप होता है और एक चार्जिंग पंप होता है, ठीक है। तो ड्रेन वाले से जस्ट हम लोग ऑयल को ड्रेन करवाते हैं और चार्जिंग से जस्ट हम लोग ओनली चार्जिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रम जो है वो हमारा 208 लीटर का होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी ऑयल लेवल शो नहीं हो रहा है, जब तक हमारे 2 ड्रम इसके अंदर फिलअप नहीं होंगे 208 लीटर के, तब तक ये शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ऊपर का ऑप्शन है ये हमारा हाई ऑयल लेवल है, और जो नीचे का है जो रेड निशान है, रेड लाइन है, ये हमारा लो ऑयल लेवल की इंडिकेशन, मतलब कि एक तरीके से इसमें मतलब कि एक टैग दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा ऑयल पंप है, ठीक है, तो ये ऑयल लुब्रिकेशन पंप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा ऑयल जो है ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे कि डाइनी से जो है जस्ट ओनली 1 स्टार्ट कमांड देंगे, ताकि जो है हमारा ऑयल लुब्रिकेशन पंप चल जाए। चलने के बाद क्या होगा कि जब ऑयल ऊपर जाएगा तो कुछ ऑयल जो है वो हमारे ऑयल कूलर में चला जाएगा। तो जो भी हमारा लेवल अभी सम में आया हुआ होगा, तो ऑयल कूलर में जैसे ही ऑयल जाएगा तो हमारा ऑयल लेवल जो है वो डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 ड्रम जो है वो फिलअप हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि प्री ऑयल लुब्रिकेशन पंप को चलवाएंगे, ठीक है।
जब इसे हम चलवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हमारा ऑयल लेवल जो है ये देख सकते हैं डाउन होना शुरू हो गया है। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा ऑयल है वो हमारे ऑयल कूलर में चला गया है। ठीक है, अच्छा खैर, उसके बाद जो है अब क्या करेंगे, जब ये पूरी तरीके से चला गया है तो ऑयल लुब्रिकेशन पंप को हम बंद करेंगे। उसके बाद जो है मज़ीद और ऑयल जो होगा और उसे हम चार्ज करेंगे ताकि हम अपने ऑयल लेवल को मेंटेन करवा सकें। अभी हम मज़ीद और ऑयल जो है वो चार्ज करवा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो जहाँ पे हमने वाइट निशान लगाया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक इसके ऑयल को रोक दें। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारी जो है चार्जिंग वेल्व जो है, क्योंकि हमारा काम पूरा हो चुका है तो हम इसको बंद करवा देंगे। इसके बाद जो है जो आउटपुट का वेल्व है इसको भी हम बंद करवा देंगे। इसके बाद जो है जो सेलोनाइट का जो स्क्रू है उसको भी हम लोग क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, तो क्लोज़ करने के बाद जो है जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने जो है अपना इंजन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे हमारा ऑयल प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल चल रहा है। और अभी जो है हमारा इंजन जो है वो 1400 किलोवाट पर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।